मैं आचार्य अनूप कुमार पांडे, SBM CND। आज मैं भैया बहनों को सिविक्स दूसरा चैप्टर संघवाद इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि संघवाद क्या है और किन किन देशों में संघवाद है, और इस परिभाषा के माध्यम से आप ये जानेंगे कि दुनिया के और भी देश कौन कौन से संघीय शासन वाले देश हैं। तो सबसे पहले हम लोग संघवाद की एक परिभाषा, इस परिभाषा को जानेंगे और इस परिभाषा की हम लोग व्याख्या करेंगे। संघवाद क्या है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बढ़ जाती है। अर्थात संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में सत्ता एक से अधिक स्तरों पर बटी हुई होती है। वे स्तर क्या है? उदाहरण स्वरूप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये उसके इकाई है, ये उसके यूनिट है, पार्ट्स है संघीय शासन प्रणाली के। और उस संघीय शासन प्रणाली अपनी शक्तियों को इन छोटे छोटे इकाइयों में बांटती है। इस व्यवस्था को ही हम संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म। अब हम लोग दुनिया के कुछ देशों का उदाहरण कि कौन से देश संघीय शासन वाले देश हैं और कौन से देश एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। एग्जाम्पल स्वरूप संघीय एकात्मक संघीय शासन में भारत, यूएसए का मतलब समझते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, बेल्जियम है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, और कुछ एकात्मक देशों के बारे में। एकात्मक देश में आप श्रीलंका का उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद चीन का उदाहरण दे सकते हैं, स्पेन है, जापान भी एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में आता है। ये कुछ उदाहरण स्वरूप ये संघीय शासन वाले देश है और ये एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश है। प्रायः दुनिया के जो भी बड़े देश हैं वह संघीय शासन प्रणाली वाले ही हैं। एकात्मक शासन प्रणाली वाले भी देश हैं, लेकिन कहा जाता है पुस्तक के आधार पर कि 192 देश में 25 देश ही संघीय शासन प्रणाली वाले हैं और उन 25 देशों में 40% आबादी रहती है संघीय शासन प्रणाली वाले। एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है कि प्रायः छोटे देशों के लिए ये ज़्यादा आर्थिक मामले में उपयुक्त माना जाता है कि छोटे देश है वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली में आर्थिक विकास जो है कुछ अधिक होता है। तो हो गया संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। अब आप समझ गए होंगे कि संघीय शासन प्रणाली में शासन एक से अधिक स्तरों पर बटी हुई होती है। आपको एक उदाहरण मैं और देकर बतलाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा देश है, थोड़ा सर्किल ठीक नहीं हुआ क्या भैया? ठीक है। तो मान लीजिए कि केंद्र सरकार है,
केंद्र सरकार है। अब आगे कि भारतीय संविधान से सारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिली हुई है। अब आगे केंद्र सरकार संविधान से सशक्त है, सारी शक्तियां इसके पास है, लेकिन केंद्र सरकार अब करती क्या है कि अपनी शक्तियों को बांटती है राज्यों में। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है अपने अधिकार को, अपने शक्तियों को छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि राज्यों में बांटती है। इसलिए जब व्यवस्था जो है बंटती है तो इस व्यवस्था का बंटना ही इसी कहा जाता है कि आनुषंगिक इकाइयों में बंटना। ये छोटे छोटे यूनिट हो गए, ये इकाई हो गए जिसमें केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को संविधान से जो शक्तियां मिली हुई है उन शक्तियों को बांटती है केंद्र सरकार। अब इसके ठीक अपोजिट आपको बता दे रहे हैं एकात्मक शासन में। ये एकात्मक शासन क्या है? ये व्यवस्था जो है ये संघीय व्यवस्था है। ठीक संघीय शासन के विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहां भी केंद्र सरकार, इसमें क्या है कि सारी शक्तियां एक जगह सेंट्रलाइज होती है, एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर रहता है, शक्तियां बंटती नहीं है। इसमें एकात्मक सरकार में एक जगह सरकार की सारी व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था यह अकेले ही संभालती है। इसके बाद ये ठीक संघीय शासन प्रणाली का जस्ट अपोजिट है, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। अब रह गया कि संघीय शासन प्रणाली जो है इसमें एक छोटा सा पार्ट और मैं बताता हूँ कि ये जो शक्तियाँ जो है वह विधायी शक्तियाँ हैं। इन विधायी शक्तियों को ही बांटा जाता है। अब रह गया कि विधायी शक्तियाँ क्या है, तो केंद्र सरकार ये संघ सूची, राज्य सरकार राज्य सूची, और एक हो गया समवर्ती सूची। शेष बचे हुए। अब आपको हम बता दें कि संघ सूची में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 97 विषय निर्धारित थे। अभी वर्तमान समय में 100 सूची हो गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि किस स्तर की सरकार को कितनी विधायी शक्तियां मिली हुई है। राज्य सूची में 66 विषय संविधान बनने के समय में था, अभी 59 है। इसके बाद समवर्ती सूची में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 47 निर्धारित था, अभी वर्तमान में 52 हो गया। अब रह गया कि संविधान बनने के बाद भी कुछ ऐसे विषय आए जिनको किसी भी सूची में नहीं डाला गया है, वो सभी शेष बचे हुए विषय कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो निर्माण हुआ
वो शेष बचे हुए विषय में आए और शेष बचे हुए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब इसमें जो भी सूची दिए गए, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण विषय है, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, रेल है, मुद्रा है, वाणिज्य है, रेलवे है, बैंकिंग है, बहुत सारे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। फिर राज्य सरकार अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। समवर्ती सूची ऐसा विषय इसमें है जिसमें दोनों सरकार मिल करके काम करती है और यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसमें केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। समवर्ती सूची हो गया और शेष बचे हुए विषय। अब शेष मैं आपको अगले दिन जो है वीडियो में संघीय शासन प्रणाली की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उन विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और संघीय शासन प्रणाली का गठन कैसे होता है इसकी जानकारी हम देंगे। इन दो टॉपिक को अगले दिन हम शेयर करेंगे आपके साथ। अभी धन्यवाद।